assertion assertion हम्म, रीजन का क्वेश्चन था सर। तो पहला assertion, एसेशन बताओ, हाँ ए बताओ। हाँ, ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, मतलब हम्म, ESPs कैन बी हार्मफुल इफ नॉट ऑपरेटेड प्रॉपर्ली। ठीक है। नॉट हम्म, ऑपरेटेड प्रॉपर्ली। और रीजन हम्म, ये है कि कोरोना डिस्चार्ज इन ESPs प्रोड्यूसेस ओजोन। कोरोनल। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना हम्म, डिस्चार्ज इन ESP प्रोड्यूस ओजोन। हम्म। तो ईएसपी से कोरोनल डिस्चार्ज होता है, पहला चीज। होगा क्या? बढ़िया। ऐसा होगा? पता नहीं सर। मैं तो पूछ रहा हूँ होगा क्या, पता नहीं। चलो तुमको पता नहीं। हाँ इनको मुझे नहीं अजय पता। अजय अजय जी को होता है क्या ऐसा? नहीं पता। हम्म। पढ़। कोरोनल डिस्चार्ज होता है या नहीं होता है? कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, पहले वो बताओ ना। वही नहीं पता सर। कोरोना डिस्चार्ज भी नहीं होता है? अच्छा, कोरोना डिस्चार्ज। देखो, तुम लोग वो कोरोना सोच लियो क्या? तुम बीमारी वाला कोरोना, वो नहीं नहीं है सर, ये। मेरे ब्रेन में सन वाला कोरोना आया था, वो मैंने भी कहा नहीं कि ये है, वो वो भी भी नहीं नहीं होगा, है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, कि नहीं, ये वाला समझ ही नहीं आ रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं नहीं, करना। चलो बताते हैं। देखो, कोरोना डिस्चार्ज जो होता है, ठीक है, ये ना एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और ये कॉज्ड कैसे होता है वो भी जान लो। कॉज्ड बाई आयोनाइजेशन ऑफ एयर, ठीक है, सराउंडिंग ए कंडक्टर, ठीक है, विथ हाई वोल्टेज। वो कंडक्टर जिसका वोल्टेज बहुत हाई और उसके आसपास के एयर, ठीक है, आयोनाइज हो जाए तो उनमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए। मतलब समझते हो? देखो मैं बताता हूँ। एयर क्या है? एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि उसकी खुद की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स है यार, अब क्या बताएं, फिजिक्स तुम पढ़े नहीं हो ठीक से तो तुमको याद नहीं होगा ये चीज। डायले हमने जेई वाला फिजिक्स पढ़ा ना, तुमको तो पता है ये चीज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है एयर का होता है, जब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सीड ना कर जाए, कौन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इलेक्ट्रोड की, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक इलेक्ट्रोड के पास है और एयर की डाइलेक्ट्रिक जो है स्ट्रेंथ उसको एक्सीड कर जाए, ठीक है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाए, कौन, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ई से शायद, हाँ। ई अगर एक्सीड कर जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तो उस जगह में क्या होगा, एयर जो है वो आयोनाइज हो जाए, एयर आयोनाइज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, क्रिएटिंग ए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्रिएट करता है वो, जिससे तुम्हारा चार्ज जो होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, कंडक्टर से चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो तुमने एक देखा होगा, जब ये चीज होता है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, तो एक ब्लूइश कलर का लाइट आता है, ब्लूइश ग्लो। ठीक है, ब्लूइश ग्लो। फ्लैश किसने देखा है? द फ्लैश। यार इंग्लिश फिक्शंस नहीं देखते हो क्या? ये क्या? डीसी मार्वल पसंद नहीं आता। अरे तो भाई कुछ तो देखा होगा। फ्लैश पता भी है कौन है? फास्ट वो है सर, क्या बड़ी है तेजल? जो जिसकी। बनस्थली ने खाली परेड करना सिखाया है क्या? हाँ सर, नेट तो आता ही नहीं था मूवीज देखने के लिए। अच्छा, चलो बताते हैं, दिखा देते हैं तुम लोग को। ओके, थोड़ा देखो इसको, समझ पाओगे। अरे ये नहीं, इसको तो जेमिनी पसंद है, समोसा खाएगी जेमिनी से। ये देखो, अब दिखना। ये देखो, ये जो सीन है, ये देखो, ये क्या कर रहा है जान रहे हो? वो जो हीरो है, जो फ्लैश है, वो उसकी जो लाइट है वो है येलो। ठीक है, उसकी जो लाइट है वो है येलो। तो वो एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो है सैवेडोर, जो इसमें विलन है, वो इतना तेज दौड़ रहा है, उससे ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। अब वो क्यों निकल रही है? क्योंकि वो एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तोड़ रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लैश और ये जो ये सब बने हैं, ये फिक्शनल जो कहानियां हैं, जो साइंस फिक्शन हैं, इसमें हो क्या रहा है? लाइटनिंग है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? वो चार्ज होता है, चार्ज डिस्चार्ज की वजह से ही तो ये कहानी बनता है। तो यहाँ पे भी वही कहानी बन रहा है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइट आती है वो इसी वजह से आती है, ब्लूइश ग्लो आ जाता है, जब एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टूट जाती है। ठीक है, ये उसकी कहानी है, जिसकी वजह से क्या होगा, चार्ज लीकेज होगा।
हवा में भी चार्ज लीक कर जाएगा। ये कब होता है जानते हो? मैं क्या बताऊं, ये तब होगा जब बहुत ज्यादा साइक्लोनिक कंडीशन है, हवा पूरा मतलब बहुत फ्रिक्शनल हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, बहुत तेजी से हवा एक दूसरे से टकरा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल बहुत तेजी से उड़ रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट हो रहा है उनमें, तब ये चांसेस है कि ये चीज होगा। कौन सा? ये जो चार्ज वगैरह है ना, वो क्रिएट हो सकता है। तो ईएसपी क्या है? ईएसपी ऑब्वियस सी बात है, ईएसपी अगर प्रॉपर से हैंडल नहीं करोगे तो वो तो चार्ज ही है ना, वो तो चार्ज है। वो तो ईएसपी तो चार्ज से ही करता है, वो तो इलेक्ट्रोड मेथड से ही तो फिल्टर का राउट करता है। इलेक्ट्रिक यस प्रिसिपिटेटर जो है वो उसी से करता है। तो वो उसको अगर सही यस से अगर हैंडल नहीं करोगे तो भाई सीधी सी बात है, कोरोनल डिस्चार्ज होगा। और अगर कोरोनल डिस्चार्ज होगा तो ओजोन का प्रोडक्शन इसीलिए होगा क्योंकि एयर को ही तुम आयोनाइज कर दे रहे हो। मतलब दो ऑक्सीजन आयोनाइज हो जा रहे हैं, ओ रेडिकल टूट के ओ प्लस आयन बन जाएगा, ओ प्लस आयन बन जाएगा, तो O2 के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाएगा और वो ओजन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। आया करेक्ट, समझ में आ गया? हाँ ये अब कुछ और क्या है? सर ये है, in the context of urban environment, हम्म, arrange the following in the order of increasing residence time. इन द तो कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट, ठीक है। arrange the following in the order of increasing residence time. अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, Yes, sir, increasing इंक्रीजिंग order of residence time. ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस। हाँ या बताओ, ऑप्शन arrange the ऑप्शन में क्या है? following in the order of increasing residence time. हाँ एक ही बात. ठीक है ठीक है ठीक है, Option बताओ। one, option one formaldehyde. अच्छा, CH3 CHO। हाँ, फिर B carbon monoxide. नहीं नहीं, फॉर्मलडिहाइड तो SCOH। HCHO sir. हाँ, कार्बन Monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ठीक है। Third peroxyacetyl nitrate. पैन। And चौथा hydroxydental. तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ रेडिकल्स की, ठीक है, रेडिकल्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो तुम्हारा बाहर निकलता है कौन, जो आउट होता है सबसे पहले कौन, हमारे पृथ्वी के अंदर से जो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर से, वो है तुम्हारा OH रेडिकल। उसको हम ना बोलते तो एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्लीनिंग वाला रोल है उसका, ठीक है। ये चीज याद रख, तो सबसे पहले तो वही आएगा। ठीक है, क्या होता है देखो, जो तुम्हारा OH रेडिकल है उसका बहुत ही शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम, इसके ऊपर सीक्वेंस में दिखा देता हूँ तुमको, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं। इसका है एक सीक्वेंस, वैसे तुम्हारे उस मटेरियल में भी है, रेडिकल्स रेजिस्टेंस टाइम्स, रेजिस्टेंस टाइम। कहाँ है क्वेश्चन का? एक था यार, मैप एलिमेंट्स रेजिस्टेंस टाइम, एक फिगर था जो ऊपर जा रहा था, वो तुम्हारे मटेरियल में है, लेकिन वो फिगर मैंने देखा हुआ है वो फिगर। खैर छोड़ो, ये देख सकते हो, इससे पता चल जाएगा तुम्हें। ये क्या दिया है इसमें, नहीं ये नहीं, इसको देखो, इससे पता चल जाएगा।
रेजिडेंस टाइम की कहानी तो है भाई। इनमें ओएच रेडिकल की बात कर लेता हूँ। तो ओएच रेडिकल जो होता है ना वो शॉर्ट लिव होता है। ये है तुम्हारा रेजिडेंस टाइम। ठीक है। तो ओएच रेडिकल जो है उसका लाइफ सबसे छोटा होता है। वो शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम से आता है। ठीक है। विद इन सेकेंड्स में गायब हो जाता है, क्योंकि देख रहे हो ना तुम, वो क्या है, वेपर ही तो है। वो वेपर का एक टुकड़ा है, क्या ही है वो, कुछ तो है नहीं उसके अंदर। ठीक है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत सारे एटमॉस्फेयर में, वो जल्दी होती है। ठीक है। तो ओएच रेडिकल का एक खास रोल भी है। अगर ओएच रेडिकल एटमॉस्फेयर में है तब तुम मान के चलो कि तुम्हारा गैसियस पॉल्यूटेंट जो है ज्यादा देर नहीं रहेंगे, क्योंकि ओएच रेडिकल तुरंत उनके साथ रिएक्ट करके एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। तो इसको एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट भी बोलते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स को जल्दी जल्दी हटाता है। किन पॉल्यूटेंट्स को? जैसे कि तुम्हारा सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इजी समझ में आ गया। अब सेकंड में आता है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड भी बहुत ही कम टाइम, आ फ्यू आवर्स, क्योंकि उसमें भी ओएच रेडिकल है। ओएच है, ओएच जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसका, इस पे अगर रोशनी पड़ेगा, किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे अगर रोशनी पड़ेगा तो टूटेगा वो उसी तरीके से, ओएच रेडिकल में ही टूटेगा। फोटोलाइसिस होगा तो उसका ओएच रेडिकल में ही टूटेगा। तो इसका भी छोटा लाइफ टाइम, इसका फॉर्मल्डिहाइड का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम मान के चलो 1 से 3 साल है, थोड़ा ज्यादा ही है। तो वो थोड़ा खतरनाक है ही। और पैन तो भाई जानते ही हो, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम्स उनका तो भाई सेवरल आवर्स, सेवरल आवर्स तक रहता है वो पैन, तभी तो खतरनाक है। पैन तो समझ ही रहे हो, ये तो तुम क्वेश्चन वैसे भी लगा सकते थे, तुमको तो पता ही है लंदन स्मोक की कहानी। तुम तो वैसे भी लगा सकते थे, स्मोक स्मोक ये सब की कहानी तो तुमको पता ही है। अब जो नाइट्रोजन से ही बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो नाइट्रोजन से ज्यादा ही होगा। तो इतना तो कहानी पता होना चाहिए। तुम गेस करके भी लगा सकते थे, इसको तो पता नहीं जरूरत नहीं थी। पैन तो सबसे लास्ट में है, वो तो वैसे भी आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो आगे ही आएगा ना, इतना तो यस सर। श्योर है। बस ये तुमको पता नहीं था कि ओएच रेडिकल और उसकी एच सी हाँ। OH का क्या। अब रेडिकल है तो भाई वो जल्दी से हटेगा, ये तो सिंपल सी बात है। आयोनाइज्ड मुझे फॉर्म एक्चुअली है। सर ओएच, मुझे ओएच रेडिकल का पता था, बट मुझे फॉर्मल्डिहाइड और मोनोऑक्साइड का कंफ्यूजन था। हाँ तो बस तुम पैन को तो लास्ट में ले जाती कम से हाँ, पैन लास्ट में था और ओएच रेडिकल फर्स्ट में रखा था। कम। हाँ ठीक। तो ये तरीके के क्वेश्चन आ जाने चाहिए तुम्हें, इनमें गलतियां मत करना। और कोई यस क्वेश्चन? सर। एक तो था, हाँ, ये which of the following mineral is not a silicate? क्या? सिलिकेट? Which, हाँ, is not a silicate? हाँ ठीक है, बताओ। अच्छा सिलिकेट। Option A quartz, अच्छा। option B calcite, C हाँ pyroxene और D feldspar. ये तो तुम जानते हो, इसको याद आओ। इतना तो बता दो, इसको इसको नहीं पता है? नहीं। क्या तो सुदेशना, ये सब ये कैसे किसी को याद रह सकता है सर? क्या, कौन सा क्या सिलिकेट है, सुदेशना, कौन सा ये है? कालसाइट, कालसाइट का तुम नहीं जानते हो फॉर्मूला? ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम मेरे से, कैलसाइट का फॉर्मूला नहीं जानते हो तुम? नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं सर, मैं भूल जाती चलो हूँ सब ये, फॉर्मूला। चलो चलो भाई, तेजन और सर बताएगी मैं, कैलसाइट का क्या फॉर्मूला होता है तेजन? ये देखो अभी इसकी जुबान बंद हो गई है, बोल ही नहीं रही है। सर नहीं पता। नहीं पता? अरे बाप रे, कहाँ हो तुम, कैसे कैसे मूर्ख पैदा हो गए हो इस दुनिया में। जल्दी बताओ, क्या है नाम है, चांद जी? इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता सर पा रहे? ऑप्शंस। कैल्साइट का फॉर्मूला बताइए, इतना कहानी नहीं। कैल्साइट का फॉर्मूला याद नहीं है? ओ माय गॉड। अजय, कैल्साइट। अजय कैल्साइट। सर नहीं पता। नहीं।
चूना 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 चूना। ओ सर वो तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्साइट क्या सी होता ए है? सी ओहो ये तो पता था। कैल्साइट है यार, कैल्साइट, लाइमस्टोन, कैल्साइट। ठीक है, और बाकी क्वार्ज, क्वार्ज नहीं होगा सिलिकेट, उसका फॉर्मूला पता नहीं है तुम लोगों को? कैसे इन्वायरमेंटल साइंस निकाल लिए यार, तुम लोग पढ़ाया नहीं है? उसको तो पिटाई होगी तेजल को, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस। क्वार्ज का फॉर्मूला नहीं पता है? SiO2। सर हाँ सर, याद आ CaSiO2 गया। कि O4। जब बॉवेन्स रिएक्शन सीरीज पढ़ा रहा था, मैंने तुमको वो चीज बताया था कि नीचे की तरफ क्या होता है, फेल्सिक कंपोजिशन बढ़ता है। ये चीज नहीं बताया था मैंने तुमको? नीचे की तरफ फेल्सिक कंपोजिशन बढ़ता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? मैफिक। बताया था ये नहीं बताया था यार? बॉवेन सिलेक्शन सीरीज तो बताया था शायद, मेरे को लग रहा है, याद आ रहा है मेरे को। यस सर, पहले ये फॉर्म होता था, हाँ फिर ये फॉर्म होता था, फिर ये फॉर्म होता था, बताया तो था। सर पढ़ाया था वो मैंने। बस। तो क्वार्ज सिलिकेट नहीं है, क्वार्ज सिलिकेट है। SiO2 उसका फॉर्मूला है क्वार्ज का। ठीक है, अब आता है कौन सा? इसके बाद है तुम्हारा पायरोक्सिन और फेल्सपार। पायरोक्सिन। फ्लेड्सपार तो देखो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है पृथ्वी में। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल जो है वो फ्लेड्सपार है। अब पायरोक्सिन जो है वो क्या होता है, वो तुमको मैं समझा दूं। पायरोक्सिन देखो बहुत बड़े बड़े वो है, उनके कंपोजिशन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम आयरन पायरोक्सिन, कैल्शियम पायरोक्सिन, सोडियम पायरोक्सिन, ऐसे बहुत सारे पायरोक्सिन। ठीक है, अब वो क्या होता है, उनमें सिलिकेट्स होते हैं, उनके फॉर्मूले में सिलिकेट्स मौजूद है, पायरोक्सिन के फॉर्मूले में। तो वो तो सिलिकेट होगा, तो सिंपल सी बात। लेकिन कैल्साइट नहीं पता, ये दुख की बात है। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने तुमको CCD बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट कंपेंसेशन डेथ, आरागोनेट बताया था, कैल्साइट में वहां पे नहीं बताया तुमको, तुम भूल गए शायद। कैल्साइट मैंने वर्ड तो यूज किया था, तुम भूल गए हो। चलो ठीक है, आगे बताओ। अब तो हो गया ये कहानी। चलो मैं तुमको मिनरल का एक दिन सीक्वेंस लिखा दूंगा। इतने इतने ही क्वेश्चन, इतने और डाउट। ये तेजल गुरु ने क्या क्या, तेजल गुरु ने भी उतने ही क्वेश्चन किए हैं। चांद जी क्वेश्चन कर रहे हो? बात ही नहीं कर रही हो। और अजय क्वेश्चन किए कुछ? सर नहीं कर पाया सर, टाइम अरे सो मत जाओ, क्लास करके सोते ही रह जाओगे। नहीं सर, है ठीक है, ही छुट्टी है सर बेसिकली। पर कर लो यार, आजकल ज्यादा दशहरे में बैठ के एक एक क्वेश्चन ही कर लो। दिन में एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो क्या छुट्टी का मतलब है, बताओ? एक क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है दिन में, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे? तो चांद जी भी कर सकते हैं, चांद जी बोलेगे नहीं सर मैं एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन तो करो ही यार, एक क्वेश्चन में क्या जाएगा तुम्हारा? एक चुटकी सिंदूर, एक क्वेश्चन, एक पोलियो का ड्रॉप, इतने से तो कर नहीं सकते। चलो, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सेशन, जैसे आता नहीं शक्तिमान में, छोटी छोटी बट मोटी बातें हैं, तो हमारा छोटी छोटी मोटी बातें खत्म हुआ। अब एक्शन हीरो करते हैं, मेन टॉपिक में जाते हैं। तो मेन टॉपिक में हम लोग थे अभी, वेहिकुलर एमिशन हो गया था, हम सेम टाइम पढ़ने वाले थे उसके बाद।
पहले तो हाँ, चलो सॉयल का पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहां पढ़ेंगे। ठीक है, सॉयल की कहानी पढ़ते हैं। अब ये सॉयल का जो टॉपिक दिया है, सॉयल में बोला है फिजियो केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल। ठीक है, अब उस दिन मैंने तुमको वेदरिंग वगैरह सब बता दिया था। ठीक है, वेदरिंग का कहानी हो गया था। अब हम पढ़ रहे थे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, एक चीज बताओ, तुमने ये चीज सुना है, ये वर्ड सुने हो टेक्सचरल ट्रायंगल? हाँ सर सुना है। यूज किया है चांद जी? यूज तो नहीं किया है। सर यूज उस नहीं दिन किया है? आपने थोड़ा बताया था, उस दिन आपने हाँ ही थोड़ा वही तो बताया पूछ रहा हूँ, इसीलिए इसीलिए तो पूछ रहा हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। आपने बताया था थोड़ा उस दिन। हाँ, ये टेक्सटाइल ट्रायंगल कैसे यूज होता है पता है? कैसे यूज होता है? सिर हिला रही है। पड़ता है उसके साथ। वो देख के कि ट्राइंगल में क्ले में एक साइड क्ले, एक साइड सिल्ट, एक साइड सॉइल लिखा हुआ नहीं, रहेगा। वो बाद की बात है, पहले बताओ ये एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? तो वो सीड्स वो फिल्टर भी किया था ना, फिल्टर करके। तो वो सीप बोले थे मैंने, तो लेकिन सीप मना किया था। सीप के अलावा भी एक मेथड, और चांद जी आपने वो चीज बताया था, इसीलिए आपको ये चीज आना चाहिए। सर तो बताया था। हाँ, आप ही ने बताया था, मैंने नहीं बताया था, मैं आपने बोला बताया था था ना वो। पानी में सर पानी में हाँ घोला, हाँ, डिफरेंट ये डिफरेंट चीज लेयर्स आ बोला था ना। जाएंगी। तो पानी में हाँ अगर आप सॉइल को डुबो दोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये एक अलग लेयर बनेगा, डॉट डॉट वाले एक अलग लेयर बनेंगे, और उसके ऊपर एक और पतली सी लेयर बनेगी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसमें आपको नीचे एक पार्टिकल मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे आपको मिलता है 55% सैंड। ठीक है, और यहां से यहां तक आपको मिलता है 25% सिल्ट, और आपको यहाँ पे मिलता है कितना, ये हो गया 25 55 सी 20% क्ले, जो कि सॉइल के अमूमन पार्टिकल्स हैं, सैंड सिल्ट क्ले। तो ये तीन आपको कंपोजिशन मिल गया। अब आप क्या करोगे? चुपचाप जाओगे टेक्सटाइल ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है, ट्रायंगल बना होगा, वहां पे जाकर ऑब्जर्व करोगे। चलो देख लेते हैं टेक्सटाइल ट्रायंगल। टेक्सचरल ट्रायंगल, टेक्सचरल ट्रायंगल खोल देते हैं टेक्सटाइल ट्रायंगल को अच्छे से। ये रहा। अब मैंने बोला था 55% किसका आना चाहिए तुम्हारा? सैंड। सैंड। सैंड, सैंड का 55% यहाँ नीचे है देखो, 55 और 60 के बीच का जो लाइन है वो तुम्हारा सैंड है। तो तुम यहाँ क्या करोगे, एक डॉटेड लाइन खींचोगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे ये जो, अरे कहाँ चला गया फिंगर पर, नहीं कहाँ चला, डिलीट हो गया क्या वो? अभी तो बताया था, अच्छा यहाँ बताया। हाँ, समझ करो यहाँ से यहाँ तक तुमने एक डॉटेड लाइन खींचा सैंड के लिए, 55%। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा मैंने बोला कि पच्चीस सिल्ट। परसेंट उसमें सिल्ट है। ठीक है, तो सिल्ट है। 25% सिल्ट मतलब 20 और 30 के बीच में यहाँ कहीं है। तुम क्या करोगे, ये जो लाइन पे ऐसे 25% पे खींचोगे एक और लाइन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है तुम्हारा क्ले। क्ले कितना है? 20% है। तो ये जो लाइन है 20% की वो क्ले है तुम्हारा।
यहाँ पे 20% पे कट आउट करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा बताएगा वो किस टाइप का सॉइल है। चले जाओ यहाँ पे, ये पॉइंट जो है मेरे को लग रहा है 20 55 मतलब यहाँ, और 25 मतलब यहाँ, इस लाइन के ऊपर ही आएगा, इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं आएगा, नहीं इस लाइन से थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब सैंडी क्ले लोम। ये उस लाइन से ऊपर भी नहीं आएगा, वो नीचे ही 25 पे काटेगा, हाँ 25 पे काटेगा, सैंडी क्ले लोम भी उसको काटेगा ना उसी पॉइंट पे। तो ये सैंडी लोम के पास पास कहीं आएगा, ठीक है, सैंडी लोम क्ले और सैंडी लोम के बीच में आएगा, ठीक है, तो यही है तुम्हारा, यही सॉइल है, ठीक है, तो इससे कंफर्मिटी आ जाती है, यही उसकी तरीका है किसको निकालने का, टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये तरीका है टेक्सचर निकालने का, सॉइल टेक्सचर निकालने का ये तरीका है, आगे समझे, ठीक है, इस तरीके से सॉइल टेक्सचर निकाला जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है, अब सॉइल का क्या क्या स्ट्रक्चर है भाई, सॉइल के बड़े अजीब अजीब स्ट्रक्चर हैं, ब्लॉकी है, पिरामिडल है, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स हैं उसमें, अजीब गरीब स्ट्रक्चर्स है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं है उसमें, ठीक है। तो सॉइल अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सॉइल स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा देता हूँ, सॉइल का स्ट्रक्चर, पिक्चर फॉर्म में नहीं देखोगे तो क्या समझ, ये है, इस तरीके से दिखता है सॉइल, ये ब्लॉकी है, बोला नहीं, ब्लॉकी है, कॉलमुनार है, प्रिज्मेटिक है, प्लेटी है, ग्रेन्यूल्स है, क्रम्बल है, ये तो तुमको दिखता है, ये मैं क्या बोलूं, तुम सॉइल को उठा लो ना जमीन से, ऐसे स्ट्रक्चर तो तुमको दिखेंगे ही दिखेंगे, दिखते होंगे भी, अब मैं इसमें अलग से क्या बताऊं तुम, तुमने तो ये खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे छोटे छोटे ग्रेन वाले भी दिखते हैं, प्रिज्मेटिक भी दिखता है, कॉलमुनार टाइप सा भी दिखता है कहीं कहीं पे, ठीक है, और तुम्हारा ब्लॉकी भी दिखता है, और क्रम्बल तो पता ही है तुम्हें, क्रम्बल तो वहां दिखेगा ना, कहाँ पे, डेजर्टिफाइड इलाका में जहां मरुस्थल है, सूख गया होता है, वहां क्रम्बल वाले टाइप से दिखते हैं, ठीक है, तो ये उसके स्ट्रक्चर है, हमारे टोटल 8 स्ट्रक्चर है किसके, सॉइल के टाइप्स, ठीक है। अब आता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब समझ रहे हो ना, अब उस क्या बताऊं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है सॉइल के, या नहीं सर पता है, उसमें मोस्टली मिनरल्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे हाँ इनऑर्गेनिक मिनरल्स तो में। आएंगे ही, वो तो सही बात है भाई, मिनरल तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा उसके अलावा एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, आयरन, हाँ वो तो आएंगे, और ऑर्गेनिक आएगा फिर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर तो साइल, उसमें आ गया ना, बायोलॉजिकल मैटर गया, ऑर्गेनिक में अलग है, इनऑर्गेनिक का बताओ। साइल एयर, साइल वाटर, हम्म, कोई एग्जांपल इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का,
ह्यूमस, ऑर्गेनिक का ह्यूमस। हाँ वो है ह्यूमस, जो कि ऑर्गेनिक ओरिजिन से नहीं बना। ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, मोस्टली कॉमन एग्जांपल, मतलब अगर एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें टोटली इनऑर्गेनिक है, उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा सॉइल जो टोटली इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, तो उस तरीके का सॉइल मोस्टली कैल्साइट में पाया जाता है, जो कि मैंने तुमको बोला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। वो सॉइल थोड़ा इनऑर्गेनिक होता है नेचर में, ज्यादा हो कंपैरेटिवली तुम्हारा दूसरे टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से। ठीक है। जिसमें कि तुम्हारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाएगा, तुम्हारा क्वार्ज, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गया, क्वार्ज आ गया। ठीक है। तो वो कैसे सॉइल में पाया जाता है? सैंडी सॉइल्स में। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो कि टाइप्स होते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल्स के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल के भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल कंपोजिशन। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल में कभी कभी हम बोलते हैं कैलकैरियस सॉइल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हाई, बहुत कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्साइट वाला। ठीक है। और ये किसके लिए मदद करेगा? तुम्हारा रेगुलेट करेगा पीएच को, पीएच रेगुलेशन में मदद करता है, रेगुलेट इन पीएच। ठीक है। अब पीएच रेगुलेशन क्यों चाहिए? क्योंकि ये पढ़ाया था ना, CEC पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी पढ़ाया था, मेरे को याद है। चांद जी ने तो उसमें बहुत सारे बात भी बताई थी, है ना, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, जो रूट्स में जाता था H+ आयन। ठीक है। प्लांट उसको खींचता था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ये सब बताया था ना मैंने तुमको कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। तो ज्यादा अगर CEC हो जाएगा, क्लेई सॉइल है, ज्यादा CEC हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें? आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, किसका? H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो एसिड हो जाएगा। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? उसके साथ कैलकैरियस सॉइल मिला देंगे। ठीक है। अब इसके बाद कुछ सॉइल आता है जिसमें खूब सैंडी होता है, सैंडी सॉइल। अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो उसमें किससे भरेगा वो मोस्टली बनता है SiO2, मतलब क्वार्ट्ज से, क्वार्ट्ज से भर जाता है वो। फिर तुम्हारा आता है तुम्हारा रेड सॉइल। रेड सॉइल तो पता ही है किससे बना है, वो तो भाई जग जाहिर है, Fe2O3, हेमाटाइट। ठीक है। ये तो पता ही है। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन में बताया था मैंने, क्या? जिप्सम, जिसको एवापोरेट करने के बाद वो एनीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा था, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट टू वाटर। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है ना, पुट्टी जिसको बोलते हैं, पुट्टी तो नहीं, इसका दूसरा जो होता है उसको पुट्टी बोलते हैं। तो इस तरीके के सॉइल हैं, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं सॉइल्स में। ठीक है। तो वो भी हो जाएगा सॉइल में, वाटर भी आ जाएगा ना, वो भी तो एक इनऑर्गेनिक है कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जब तक HC हाइड्रोकार्बन नहीं आ जाए तब तक वो ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होंगे सॉइल के? Microorganisms, nematodes, fungi, हम्म bacteria. ठीक है। तो उसमें क्या प्लांट्स नहीं आएंगे? प्लांट्स तो तुम बोल ही गए। आएंगे आएंगे सर, प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स माइक्रो आएंगे, ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स आएंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला था प्लांट्स के अलावा ह्यूमिक सब्सटेंसेस आए। करेक्ट। लेकिन वो जो नेमाटोड्स पेमाटोड्स ये बोली वो गलत है, वो नहीं है आंसर। देखो, माइक्रोब्स का रेसिड्यू आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स का रेसिड्यू आएगा, जो कि रेजिड्यू आएगा, यस सर। डिकम्पोज होके बना है। वो खुद नहीं आएंगे, सॉयल में उनके डिकम्पोज्ड मटेरियल आता है, वेदरिंग होता है, पतझड़ के मौसम में लीव्स गिरता है, डिकम्पोज होता है, उसका कंटेंट आता है। दैट सब्सटेंस इज नॉट कमिंग इनसाइड दी
आवर सॉइल। ठीक है, तो अगर हम और बायोलॉजिकल की बात करते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेसिड्यूज आएगा, रेसिड्यूज, रेसिड्यूज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल रेसिड्यूज, इनके रेसिड्यूज आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या मौजूद है भाई, इनमें बहुत कुछ मौजूद है हमारे शरीर में, वो इनमें भी है, जिसकी प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड्स है कि नहीं, ये सब है ना हमारे बॉडी में ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल होगा। है। पॉलीसेकेराइड्स होगा, पॉलीसेकेराइड्स में क्या आ जाता है, सेलुलोज, पता है ना, सेलुलोज हाँ जो सर। है वो हाँ पॉलीसेकेराइड होता okay। है। ठीक है, लिग्निन, लिग्निन, फिर तुम्हारा ह्यूमिक सब्सटेंसेस, वो तो तुमको पता है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस एक पूरा क्लास ले चुका हूं उस पे, पता ही है तुमको। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, अरे ये सब बॉडी के पार्ट्स बता रहा हूँ, एमिनो एसिड्स, करेक्ट, ये सब आएगा ना। तो ये सब आएगा सर। वाइटल है किसके लिए, ये सब वाइटल जरूरी है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए, और सपोर्ट करेगा फूड वेव को, जो कि घर है किसका, बैक्टीरिया का, फंगी का, प्रोटोजोआ का, अर्थवर्म का, नेमाटोड्स का, जो तुम बोल रहे हो, लेकिन वो खुद सॉइल का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना दिमाग, ये गलती मत कर देना, पता चला ये सब गलतियां भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आता है एनालिसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। अब सॉइल क्वालिटी का एनालिसिस करने का तो बस वही तरीका है, देखो फिर से वही तरीका है, क्या करोगे, सॉइल को, जितना भी सॉइल में एलिमेंट्स हैं उनको लीच करके पानी में ले जाओगे, और जैसे ही वाटर का जो जो एनालिसिस किया उसे सॉइल का एनालिसिस करोगे। सॉइल में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, सॉइल को जब हम टेस्टिंग करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं सबसे पहले, सॉइल की टेस्टिंग में डाइजेशन की जरूरत होती है, तो सॉइल का जो एनालिसिस होता है वो कैसे होता है वो जानो, कैसे करते हैं सॉइल का एनालिसिस, जो कि मैंने बोला डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट में क्या करते हैं हम, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्निक में क्या करते हैं, देखो फिजिकली भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, फिजिकली भी सॉइल का एनालिसिस होता है। फिजिकली सॉइल में क्या देखते हैं हम, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सब देखते हैं ना, सॉइल की बल्क डेंसिटी, सॉइल की पोरोसिटी, ये सब चेक होता है ना, ये भी कर सकते हो तुम चेक, उसमें उसमें कितने वॉइड स्पेसेस हैं, वो कैसे काम करता है, ये सब चीजें देखी जा सकती है, किसमें, सॉइल एनालिसिस में देखा जा सकता है, फिजिकल टेस्टिंग में। तो फिजिकल टेस्टिंग में जैसे कि मैंने देखा कि टेक्सचर देखा हमने, टेक्सचर में हमें सैंड, सिल्ट, क्ले का अलग अलग प्रोपोर्शन देखा, कितना कितना मौजूद है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, ये वाला एक्सपेरिमेंट से हमने वो चीज देख लिया। फिर आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो हमको देखते ही पता चल जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, डेंसिटी भी पता कर सकते हो, पोरोसिटी भी पता कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट भी पता कर सकते हो, ये सब चीजें पता कर सकते हो, किसमें, फिजिकली टेस्ट करोगे। लेकिन अगर केमिकली टेस्ट करोगे, तो केमिकली टेस्ट करने का तो बस वही तरीका है, क्या, कि उसको डाइजेस्ट करो और लीच करके लेके आओ, उसमें जो भी उसके केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको पानी में लेके आओ, फिर सॉइल को डिस्कार्ड कर दो और उस पानी को टेस्ट करो। ठीक है, या तो सॉइल को घोल दो अच्छे से पानी में, ठीक है, और उसके बाद डिजोल्व होने के बाद सुपरनेटेंट जो है उसको निकाल दो, उस और पानी को टेस्ट करो, तो उसमें से क्या पता चलेगा, सॉइल पीएच मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या आता है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जो भी है वो सब आ जाएगा। फिर सैलिनिटी मीटर से क्या निकाल दोगे,
तुम्हारा उसका सैलिनिटी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकल जाएगा, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए तुमको सारे कैटायंस को लेके उसका फॉर्मूला डाल के वो निकल जाएगा। करेक्ट। ऑर्गेनिक मैटर की भी टेस्टिंग हो सकती है, टीओसी वगैरह निकाल सकते हो टीओसी एनालाइजर से, वो चीज हो सकता है। करेक्ट। अगर बायोलॉजिकली उसको देखना है तो बायोलॉजिकल देखने के लिए तो उसको तो तुम डीएनए मेथड्स देखोगे, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी देखोगे उसमें, सॉइल रेस्पिरेशंस वगैरह का टेस्ट करोगे, ठीक है। तो वो चीज किया जा सकता है किसमें, एनालिसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी में। सॉइल क्वालिटी ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। अब आता है सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस है वो पहले जानो, सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस बताना थोड़ा। तेजल। एक एक तो वही हो गया ना, जैसे सर हम एग्रीकल्चर जो भी डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स। अच्छा। एक तो वो मेजर सोर्स है। दूसरा इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं, उनसे जितना भी निकलता है। तीसरा हम्म। जो हमारा जैसे तीसरा जो डोमेस्टिक हो गया, गाड़ियां भी हैं सोर्स। गाड़ियों में मेनली लेड जो है वो साइड पोल्यूशन और काज करता है। और और सर जो सॉलिड वेस्ट है वो भी हम्म डंपिंग होती है इधर उधर, तो हम्म उससे भी हम्म सॉइल पोल्यूशन हम्म होता है। और और माइनिंग। और माइनिंग, हाँ माइनिंग भी है। और सीवेज, सीवेज बोल रहे हो, सीवेज, सीवेज का पानी सर भी तो वो तो, जाता है। हाँ हाँ सर, वो वही हो गया ना, जैसे अच्छा, जितना भी जो शहरों वगैरह से डंपिंग निकलता जो है। डंपिंग वगैरह होता है उसमें से खास तरीके का पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ का नाम पता है क्या होता है? वो नाम सुने हो तुम लोग, थोड़ा याद करो। पर लीचेट। हाँ, लीचेट ही सर निकलता है, लीचेट। तो ये जो लीचेट निकलता है वो बड़ा स्मेल भी करता है, पता ही होगा तुमको। तो वो चीज जो है वो सब सॉइल पोल्यूशन की बात करता है। तो सॉइल पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे करोगे, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करोगे, वो क्या क्या सर करना है? यही जो काजेज हो रहे हैं जो, उनको हम कंट्रोल करेंगे। एयर पोल्यूशन, सॉरी, जो इंडस्ट्रीज से हो रहा है उसको ट्रीट करके डालेंगे, सीवेज को भी ट्रीट ऑर्गेनिक करेंगे, फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम्म करेंगे। हाँ, फिर गाड़ियों में जो लेड यूज होता है उसको रिप्लेस करेंगे। हाँ, लैंडफिल को सिक्योर बनाएंगे सब, वो जरूरी है हाँ कि नहीं? हाँ, वो जो सैनिटरी लैंडफिल्स बनाएंगे। और जैसे कि मैंने तुमको बोला, जो अगर सैलिनिटी बढ़ गया है कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा, उसका जो सीईसी बढ़ गया है तो उसको रेमेडिएट करना पड़ेगा ना, वो भी बताया है। तो वो सब भी करना है, उससे भी होगा। उसके बाद एक एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है आज के डेट में, उसको क्या बोलते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस भी चल रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं? एक है बायो रेमेडिएशन, दूसरा है फाइटो रेमेडिएशन। दो तरीके के रेमेडिएशन तो करते हाँ हैं हम, हाँ सर, ठीक है, जी बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल। डिग्रेड हो जाए मटेरियल और हम लोग को आसान हो जाए। और अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो एक ही सॉल्यूशन है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, अनूप मलिक, थर्मल रेमेडिएशन, थर्मल रेमेडिएशन। आग लगा देंगे पूरी। इंसनरेशन। हाँ, इंसिनेशन तो भाई तुम लेके डालोगे ना, थर्मल मतलब आग लगा दी डायरेक्टली। तो वो भी प्रोसेस है जिससे ये कर रहे हैं आजकल। अब आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद सॉइल कंपोनेंट्स। इंडियन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं क्या जो सॉइल के साथ कम रिएक्ट करेंगे? सर ये जो जितने भी केमिकल्स कारखानों से निकलते हैं हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह से, एफ्लुएंट की शक्ल में, तो इसमें बहुत कुछ होता है। एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सारे साइल को हम्म पोल्यूट करते हैं।
हम्म, तो नहीं वो तो पता है, लेकिन वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्या इंटरेक्ट? सॉइल में कुछ तो बदलाव ला रहे हो ना, वही बदलाव क्या ला रहे सर वो कुछ ऐसी भी सब्सटेंसेस होती है ना जो हमारे साइल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके नीचे ले जाती हैं, या कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स को भी डिसॉल्व करके नीचे ले जाते हैं, हो? तो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। हम्म, नहीं तो वो तो ठीक है आपने बोला, लेकिन वो क्या करेगा, एफ्लुएंट क्या कर सकता है? एक तो वो सॉइल का पीएच चेंज कर सकता है, या तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को भी तो तोड़ सकता है, ठीक है। हाँ, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे ये सब। फर्टिलिटी को भी, हाँ है। हाँ, हाँ, ये है। फिर उसके बाद है पोरोसिटी है, परमेबिलिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, बहुत कुछ है जो कि चेंज होता रहता है इनके कारण से, सॉइल के कंपोनेंट से, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शन, डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर पढ़ाने से पहले कुछ चीजें पढ़ानी है, जैसे ऑर्गेनो फॉस्फेट, ऑर्गेनो क्लोरीन। तो इस टॉपिक को कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें है लंबा कुछ, तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा है। थर्मल एंड मराइन पोल्यूशन करेंगे थोड़ा जल्दी। अच्छा, कल क्लास थोड़ा जल्दी करें, जल्दी कर दें, नहीं कल सर, क्लास ये इस जल्दी। टाइम सही है, क्योंकि जल्दी थोड़ा फिर डिनर टाइम भी होता है ना सर। कितने बजे? 9 बजे कर लेते हैं, फिर सब 9 फैमिली के बजे साथ करते करना थे तो पड़ता है। उससे उससे पहले